हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि पीसीएस में। मैं हूं केवल आपके सामने और आज हम कर रहे हैं बहुत दिनों बाद शुरुआत स्पेशल करंट अपडेट की। स्पेशल करंट अपडेट में बीते एक सप्ताह में चर्चा में रही जो प्रमुख घटनाएं हैं, जो भी सप्ताह भर का प्रमुख करंट अफेयर था, उसको हम यहां पर कवर करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, प्रमुख में कुछ ही खबरें होंगी और डेली डेली की खबर आप कैसे कवर करेंगे, जो इसी चैनल पर हर दिन सुबह डेली करंट अफेयर विथ एमसीक्यूज प्रोग्राम आता है। सुबह 10 बजे लाइव प्रोग्राम है, तो लाइव सेक्शन में जाएंगे, आप देखेंगे हर दिन आता है। तो जो लोग देख रहे हैं वो देखते रहिए, जिन्होंने नहीं देखा है वो भी लगातार देखना शुरू कर दीजिए। और उसके बाद हर दिन देखने के बाद सप्ताह के अंत में, वीकेंड में आपके सामने ये आएगा जिसमें कि प्रमुख खबरें जो सप्ताह भर की हैं उसे भी आप कवर करते रहेंगे। तो इसी तरह से रिवीजन भी होता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल कि हाल ही में किस देश ने ब्रिटेन से सोना लाकर अपना स्वर्ण भंडार बढ़ाया है? भारत, पाकिस्तान, चीन या अफगानिस्तान? तो सही जवाब क्या है? भारत है। भारत ने अपना सोना बढ़ाया है और भारत का यह सोना 100 टन से अधिक सोना कहां रखा हुआ था? ब्रिटेन में रखा हुआ था, जिसे उसने अपने भारत के अंदर ही ले आया है घरेलू भंडार में, क्योंकि वहां पे था तो भारत का ही, लेकिन वहां पे उसने रखा है तो वहां उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वहां पे वो पैसे देगा उसको सुरक्षित रखवाने के लिए, उसके उसके चार्ज भरने पड़ेंगे। तो अब वो ना हो, इसके लिए आरबीआई ने क्या किया कि हम अपने देश में वापस ला लेते हैं। तो आरबीआई के पास 822.1 टन सोना है, जिसमें से 413.8 टन विदेशों में है। अब सोचिए कि जितना टन 400 टन के आसपास भारत में है, अब जितना वह विदेशों में है उसका 25% तो वह वापस अपने देश में लेके आ रहा है, 1/4 हिस्सा लेके आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखिए कि आपसे कोई पूछ ले तो आप बता सकें कि भारत वो देश है जहां पे एक समय ऐसा था कि उसे सोना गिरवी रखना पड़ रहा था। उसके बाद जब आर्थिक सुधार होते हैं तो आज के डेट में भारत में इतना पैसा है कि वह ना सिर्फ सोना अपना लेके आ रहा है, बल्कि कुछ साल पहले उसने कई टन सोना और भी खरीदा था। तो उसका स्वर्ण भंडार देखिए बढ़ा है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून, 2 जून, 3 जून या 4 जून? देखिए, तेलंगाना राज्य की स्थापना जो हुई थी 2 जून को हुई थी। वर्ष 2014 था। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ और बना तेलंगाना राज्य। उसके बाद यह हुआ कि राजधानी क्या होगी, तो राजधानी तय किया गया कि 10 वर्ष के लिए राजधानी रहेगी हैदराबाद। तो हैदराबाद 10 वर्ष के लिए राजधानी थी। अभी आ चुका है 2024 का 2 जून, तो 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो आज की डेट में हैदराबाद किसकी राजधानी है, तेलंगाना की या आंध्र प्रदेश की? तो राजधानी अब यह तेलंगाना की है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी आपके मन में आएगा। तो देखिए, शुरुआत में घोषणा हुई थी कि इसे बनाया जाएगा अमरावती, फिर विशाखापट्टनम की बातें चलने लगी। ये सब बातें चलते रही, मामला कोर्ट में है, क्योंकि सरकार जब बदली तो बहुत सारी चीजें बदली, परिस्थितियां बदली, फिर मामला कोर्ट में चला गया। तो अभी आंध्र प्रदेश के सामने स्पष्टता नहीं है, लेकिन तेलंगाना के सामने स्पष्टता है। जो देश का राज्य 29वां राज्य देखिए यहां पे लिखा है बना था, लेकिन आज की डेट में देश में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। क्यों हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर क्या हुआ, फिर केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो स्पष्ट होगा, आंध्र जो राज्य अधिनियम था 1953 का, उस दौरान क्या हुआ था कि तमिलनाडु से अलग होकर आंध्र प्रदेश एक राज्य बना था तेलुगु भाषियों के लिए। लेकिन उसके बाद फिर देखिए 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम आता है और उसके बाद भी फिर 2014 में इसी के माध्यम से तेलंगाना राज्य बन जाता है। तो स्पष्ट रहेगा आपके सामने। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। किसी भी पार्टी को देश में सरकार बनाने के लिए कितनी सीटों की जरूरत होती है? 272, 273, 295 या 300? तो यहां पे देखिए, किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 543 सीटें हैं और उसमें से कम 272 सीटें चाहिए, यानी कि उत्तर क्या हुआ? ए। अब यहां पे देखिए, तो जो सरकार बनेगी उसके लिए 272 सीटें तो चाहिए 543 में, और किसी एक पार्टी के पास अगर नहीं है इतनी सीटें तो क्या होगा? गठबंधन होगा और गठबंधन के द्वारा सरकार बनेगी, और गठबंधन की सरकार इस बार आपके सामने देखिए तो बन रही है। अब इसके बाद देखें तो राष्ट्रपति जो होता है वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है भारत के संविधान 75(1) के तहत। यहां पर प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, राष्ट्रपति जो जिसको नेता अपना चुनता है, जो बहुमत की पार्टी होती है, जो गठबंधन की पार्टी होती है, जिस प्रकार भी है, वो अपना नेता जिसे चुनेंगे, राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री बनाएगा 75(1) के तहत। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री बताता है कि वह किसे किसे चाहता है अपने मंत्री बनाना, फिर उसके बाद राष्ट्रपति उन्हें मंत्री बनाता है। तो इसके प्रकार से ये पूछ लिया जाए, मान लीजिए कि ये जो मंत्री बनते हैं वो किस प्रकार बनते हैं,
यानी कि कब तक के लिए बनते हैं, तो प्रसाद पर्यंत रहते हैं। एक तो राष्ट्रपति बना रहा है, प्रधानमंत्री बता रहा है, और बनते कब तक के लिए हैं, प्रसाद पर्यंत तक के लिए। ठीक है, अब ये मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगा? देखिए सीधी सी बात है, जहां से चुनकर आया है उन्हीं लोगों के लिए उत्तरदायी होगा। तो चुनकर आया कहां से है? लोकसभा में आया है। लोकसभा में प्रत्यक्ष मतदान होता है, राज्यसभा में नहीं होता है। तो लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होगा, ना कि राष्ट्रपति के प्रति, ना प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा के प्रति। अब यहां पे जो मंत्रिपरिषद है, मान लीजिए पूछ लिया जाए कितनी होनी चाहिए, तो मंत्रिपरिषद होनी चाहिए जो कुल उपस्थित संख्या है उसका 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब उसके देखिए अनुच्छेद 79 क्या कहता है, 79 नंबर का अनुच्छेद भारतीय संविधान में, कि संसद किससे मिलकर बनती है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। क्लाउडिया शिएनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं? मैक्सिको, फिलीपींस, दक्षिणी सूडान या फिर इनमें से कोई नहीं? क्लाउडिया शिएनबाम जिस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, उस देश की खास बात यह है कि पहली बार एक महिला राष्ट्रपति जो बनी है वह यहूदी है। ठीक है, अब इसके पहले जो थे राष्ट्रपति वो कौन थे? आंद्रेस मैनुअल लोपेस। अब ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं। ओब्रेडोर पूरा नाम था इनका, और ये दुनिया इन्हें जानती थी, वैश्विक नेता के रूप में इनकी छवि थी। लेकिन वहां एक कानून है, एक ही बार राष्ट्रपति कोई बन सकता है, इसी वजह से दोबारा राष्ट्रपति नहीं बने, और एक महिला जो यहूदी है वो राष्ट्रपति बनती है। तो मैक्सिको का आधिकारिक नाम भी है, एक नाम याद रखिएगा, यूनाइटेड मैक्सिकन स्टेट्स। कभी कोई पूछ ले तो उत्तरी अमेरिका में है, अमेरिका के यूएसए के दक्षिण में है मैक्सिको। आधिकारिक नाम यूनाइटेड मैक्सिकन स्टेट्स है, और यहां पे राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया शेनबाम। और याद रखिएगा मैक्सिको एक ऐसा देश है, जब भारत में हरित क्रांति की जरूरत थी, हरित क्रांति हो रही थी, तो मैक्सिको के गेहूं से ही हमने अपने उत्पादन को, गेहूं को बढ़ाया था। अब देख लीजिए, ये है मैक्सिको आपके सामने है। मैक्सिको सिटी इसकी राजधानी है। एक तरफ गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है, ऊपर उत्तर में यूनाइटेड स्टेट्स है, यहां पर देखेंगे तो बेलीज है। तो ये सारी प्रमुख जानकारियां थी। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगा दिया है? कौन सा देश है? मालदीव, पाकिस्तान, अमेरिका, यूएई। सही जवाब क्या है? सही जवाब है कि मालदीव ने प्रतिबंध लगाया है इजरायली पासपोर्ट धारियों पर। मालदीव ऐसी जगह है जहां से दुनिया भर के लोग आते हैं, पर्यटन के लिए आते हैं। अब होता यह है कि इजराइल से भी वहां जाते हैं, लेकिन इजराइल की सरकार के द्वारा यह तय किया गया कि वह गाजा क्षेत्र पर हमास पर हमला करेगी, और उस हमले पर जो मालदीव है वह सपोर्ट करता है गाजा का, और हमास का सपोर्ट करते हुए कहता है कि इजराइल जो टूरिस्ट हैं उन्हें हम नहीं आने देना चाहते। इस वजह से इजराइल पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगा दिया है अपने देश में आने से। तो ये स्पष्ट रहेगा कि जो मालदीव है वो भारत के पास में है, ना कि इजराइल के पास में है। लेकिन उसकी नाराजगी अभी इजराइल भारत से भी चल रही है, लेकिन यह जो हुआ है किसके साथ हुआ है? भारत के पासपोर्ट के साथ नहीं, इजराइल वालों के पासपोर्ट के साथ। भारत से कितनी दूरी पर है? 8 डिग्री चैनल पर अलग होता है। मिनिकाय जो है 8 डिग्री चैनल के उत्तर में है, और 8 डिग्री चैनल के दक्षिण में कौन है? मालदीव है। मिनिकाय कौन है? लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी हिस्से में से एक है। ठीक है, वर्ष 1988 एक ऐसा वर्ष था जब मालदीव और भारत के रिश्ते बहुत मजबूत हो रहे थे, क्योंकि जब वहां पे तख्ता पलट होने की कोशिश की जा रही थी तब भारत ही था जो उसने ऑपरेशन कैक्टस चलाया था, और उसके माध्यम से उसने वहां की सरकार को सुनिश्चित किया था कि कोई चिंता वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद बहुत सारे इन लोगों ने साथ में नौसैनिक जो हैं ऐसे अभ्यास किए हैं, जैसे एक्वेरिन दोस्ती एक था, ये सब दुनिया जानती है। लेकिन अभी थोड़ी सी स्थितियां बदली हुई हैं, आगे आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। हाल ही में कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना है? अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड या इनमें से कोई नहीं? अब सवाल को देखिए, कौन सा देश भारत तीसरे सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना है? तीसरा का मतलब क्या है? 2 पहले से कोई है। कौन है सबसे पहले नंबर पर? पहले नंबर पर है अमेरिका। दुनिया में जितना भारत ट्रेड करता है तो सबसे ज्यादा ट्रेड करने में निर्यात कहां करता है? अमेरिका के साथ। दूसरा यूएई, दूसरे नंबर में सबसे ज्यादा निर्यात यूएई के साथ। और तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा निर्यात किसके साथ करता है? तो तीसरे नंबर में करता है नीदरलैंड के साथ। स्पष्ट रहेगा। अब देख लीजिए, उत्तर आपके सामने है। वाणिज्यिक मंत्रालय ने कहा 2023-24 के दौरान संयुक्त अरब अमीरात यानी अमेरिका और फिर संयुक्त अरब अमीरात के बाद नीदरलैंड तीसरे नंबर पर आ गया है।
और नीदरलैंड को दे क्या रहा है, देखिए पेट्रोलियम उत्पाद, बिजली के सामान, रसायन और फार्मास्यूटिकल्स। भारत का दबदबा इन क्षेत्रों में रहा है। उसके बाद पेट्रोलियम उत्पाद आप देख रहे होंगे क्योंकि रिफाइन करना पड़ता है, रिफाइन करने के बाद वह देता है। फिर उसके बाद देखिए भारत का जो व्यापार अधिशेष है वह बढ़कर 17.4 बिलियन डॉलर हो गया है नीदरलैंड के साथ में, क्योंकि भारत और नीदरलैंड के बीच में जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, उसमें भारत नीदरलैंड को निर्यात ज्यादा करता है और नीदरलैंड से आयात कम करता है, इसलिए व्यापार अधिशेष हुआ है, नहीं तो घाटा हो जाता। तो ये स्पष्ट रहेगा। चलिए, नीदरलैंड है कहां पे, तो देखिए यूरोप में, ये बेल्जियम और जर्मनी से लगा हुआ देश है। यहां पर एम्स्टरडेम भी आपको दिखाई दे जाएगा, नॉर्थ सी से लगा हुआ है। आगे देखिए, हाल ही में कौन सा शहर नोटा की वजह से चर्चा में रहा। लोकसभा के जब चुनाव हुए 18वीं लोकसभा के लिए, तो इंदौर एक ऐसा क्षेत्र था, सूरत, इंदौर, भोपाल, अयोध्या में, जहां पर शुरुआती रुझान में ऐसा लगा कि नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिल जाएंगे। नोटा को 2,18,000 वोट मिले। मान लीजिए नोटा का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति है, किसी को भी वोट नहीं देना चाहता, नन ऑफ द एबव। ऊपर जितने भी लोग थे उनमें से वह किसी को वोट नहीं देना चाहता जो चुनाव लड़ रहे हैं उस क्षेत्र में, तो लोग नोटा को वोट दबा दिए। मान लीजिए 3 लोग खड़े हैं, 2 लोग खड़े हैं, ए, बी और नोटा, NOTA। ए को मिल गए 30% वोट, बी को मिल गए 30% वोट और नोटा को मिल गए 40% वोट। तो क्या नोटा जीत जाएगा? जी नहीं, नोटा जीत जाएगा इसका मतलब कुछ नहीं। फिर भी चुनाव वही जीतेगा जिस ए और बी में से जिसने ज्यादा पाया होगा। मान लीजिए कि अगर ये 30.1 पाया है और ये 29.9 पाया है, तो 30.1 वाला जीत जाएगा, लेकिन ये 40 वाला, ऐसा नहीं कि वहां पे चुनाव कैंसिल हो जाएगा कि नोटा है, किसी को पसंद ही नहीं किया गया तो नोटा की वजह से अब कोई यहां पर विजेता ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए यह प्रावधान आया है नोटा का, लेकिन अभी इससे रिजल्ट में बदलाव नहीं आ रहा है। तो पहली बार 2014 के आम चुनाव में आया था, फिर 2019 के आम चुनाव में आया, 2024 के आम चुनाव में आया, लेकिन पहली बार किसी चुनाव में आया था तो 2013 के चुनाव में आया था, जब छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में चुनाव हुए थे। तो 2013 में नोटा आया था, नन ऑफ द एबव। पहचान कैसे होगी? देखिए, गुलाबी रंग का बटन रहेगा और जो ईवीएम मशीन है उसमें लगा रहेगा। उसके बाद देखिए आया कहां से, तो पीपुल्स यूनियन ऑफ सर्विस लिबर्टीज, इस जगह से यह आया था, बनाम भारत संघ का मामला था। अब देखिए, हाल ही में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत किसने की? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, बलराम जाखड़ या इनमें से कोई नहीं। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल, वर्ष 1973 से मनाया जा रहा है। तो इस बार जब वर्ष 2024 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, उस दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया। भारत के 2 बार प्रधानमंत्री जो रह चुके हैं, अब तीसरी बार हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी। अब इनमें से ध्यान रखिएगा कि इन्होंने जो पेड़ लगाया था वह कौन सा था? पीपल का पेड़ था। पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों में से एक है। तो ये सवाल का जवाब याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। हाल ही में काजा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया, जाम्बिया, जापान, केन्या या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहां किया गया? काजा शिखर सम्मेलन 2024। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ए, जाम्बिया। चलिए देखते हैं यहां पे। काजा शिखर सम्मेलन राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन था जाम्बिया में। इसका जाम्बिया में एक जगह है लिविंगस्टोन, वहां पर आयोजन हुआ। और यहां पर क्या बात तय हो गई? जो साइट्स है, साइट्स को बड़े नाम से देखें तो वन्य जीव और वनस्पति की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन। तो एक ऐसा कन्वेंशन है जिसमें यह कोशिश है कि दुनिया भर के देश आए और यह सुनिश्चित करें कि व्यापार, अगर जानवरों का व्यापार किया जाता है तो ऐसी स्थिति ना बन जाए कोई ऐसा जानवर लुप्त होने की कगार पर आ जाए जिसकी संख्या कम है या कम होती जा रही है या कम हो सकती है व्यापार की वजह से। तो साइट्स जो है इसमें बहुत सारे परिशिष्ट हैं, उस परिशिष्ट के हिसाब से तय होता है कि कौन से परिशिष्ट में कौन सा जानवर है, और उस परिशिष्ट का मतलब यह होगा कि किसे कितनी सुरक्षा की जरूरत है। अगर सबसे ऊपर की श्रेणी में है तो यहां पर यह तय होता है कि इसका व्यापार ही नहीं होगा। तो इस तरह से यह पूरा का पूरा व्यापार से संबंधित कन्वेंशन है। तो इस पर आह्वान काजा के राष्ट्राध्यक्षों ने क्यों किया है? इस पर उन्होंने आह्वान किया, जो हाथी के उत्पाद हैं जैसे हाथी दांत है, उसे वो बेच नहीं सकते, उसका व्यापार नहीं कर सकते इस साइट कन्वेंशन की वजह से। तो इनकी तरफ से एक बात कही जा रही है कि जो लोग भी साइट से जुड़े हुए हैं वह इससे अपने आप को बाहर कर लें। अब क्यों बाहर कर लें? क्योंकि जो साइट्स है वह कन्वेंशन इन्हें वह नहीं देता है, एक फ्री मूवमेंट नहीं देता कि वो हाथी दांत को बेच सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में काजा के राष्ट्राध्यक्ष हैं कौन?
जो काजा देश के सदस्य हैं, अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे है। और ये लगभग ऐसे देश हैं जहां पर 4.5 लाख अफ्रीकी हाथी हैं। अब इसमें से देखिए 19 अफ्रीकी हाथी रेंज वाले देश हैं यहां पर इस अफ्रीका में, उसमें से अकेले बोत्सवाना में 1,32,000 है, जिम्बाब्वे में 1 लाख है और बाकी की संख्या भी ज्यादा कम नहीं है। आप समझिए तो लाख के आसपास है, इसी वजह से 4.5 लाख की स्थिति दिखती है। तो इसी वजह से एक मामला चर्चा में है काजा का। और साइट्स के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, उद्देश्य तो बता ही दिए है। सदस्य देशों की संख्या 184 है। अब आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब हुई? 1973, 74, 75 या इनमें से कोई नहीं? मैंने इस सवाल का जवाब आपको बीच में ही बातों में दे दिया था, आपको अंदाजा लग गया होगा। सही जवाब क्या है? 1973 में हुई थी। 1972 में मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम, स्वीडन में, जिसे स्वीडिश इनिशिएटिव भी कहा जाता है, क्योंकि स्वीडन ने शुरुआत की थी कि हम पर्यावरण के बारे में भी सोचें। हमने दुनिया भर के खाने पीने को लेकर के सोचा, सुविधाओं को लेकर के सोचा, तकनीकी को लेकर सोचा, हर चीज के बारे में सोचा, इंटरनेट के बारे में, चांद पर पहुंचने के बारे में सोचा, लेकिन पर्यावरण के बारे में बहुत देर से सोचा। तो पहली बार बैठक 1972 में होती है और उसके बाद स्वीडन में जब बैठक हुई तो 5 जून को यह निर्धारित किया गया 1972 में कि हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। फिर 1973 से मनाने की परंपरा शुरू हुई और पहली बार थीम रखी गई ओनली वन अर्थ। 2024 की थीम क्या है अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए जवाब आपको पता चल गया है। अगले सवाल पर आते हैं। हाल ही में किस देश ने लकड़ी का उपग्रह बनाया है? आपके पास विकल्प है भारत, जापान, चीन या अमेरिका। तो इस सवाल के जवाब में मैं आपको जो बात कहना चाहूंगा वो ये कहना चाहूंगा कि आप इसका जवाब मुझे खुद देंगे, क्योंकि बीते एक सप्ताह में हमारे चैनल पर जितने भी करंट अफेयर के प्रोग्राम आते हैं, अगर आप उसको लगातार फॉलो कर रहे हैं तो आपका करंट अफेयर तैयार होता रहेगा, तैयार हो रहा होगा और इसी क्रम में इस सवाल का जवाब भी आपको मिल चुका होगा। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी के प्रोग्राम अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह से हमारा हमेशा मिलना होता रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।